आइए आज हम लोग सीखते हैं ईसीजी का सेकेंड पार्ट। ईसीजी का सेकेंड पार्ट ईसीजी में हम लोग इलेक्ट्रोड्स को पढ़ चुके हैं। 10 इलेक्ट्रोड्स होता है। जब लीड की बात करते हैं 12 लीड्स होता है, जो पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। आइए इसमें जब हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या? जो पहला आएगा उसको कहेंगे बायपोलर लिम्ब लीड्स, जिसमें आएगा कौन कौन? लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। ये 3 चीज़ आएगा। जब बात करते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की, तो आता है इसमें AVR, AVL एंड AVF। ठीक है। जब बात करते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड्स की, या उसको प्रीकार्डियल लीड्स कहते हैं, ठीक है, तब आपको आता है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। तो 6, 3, 9, 3, 12। आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप ईसीजी पेपर निकलता है तो फर्स्ट में नज़र पड़ेगा आपको, स्टार्ट होगा लीड 1, लीड 2, लीड 3 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद AVR, AVL, AVF निकलेगा। उसके बाद V1, V2, V3 का निकलेगा। फिर V4, V5, V6 का आपको पेपर पर मिलेगा। वो सीखना होगा कि ये कैसे हम लोग देखते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ठीक है, समझ रहे हैं? ये जो लीड जिसको बायपोलर कहते हैं, बायपोलर लिम्ब लीड, ये आखिर बायपोलर लिम्ब लीड ये क्या है? लिम्ब मतलब तो हाथ पैर होता है। अब बायपोलर क्या है, तब ना लीड्स बनेगा। तो आइए एक बात समझिए। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है। इस हार्ट को देखने के लिए सब तरफ से, चारों तरफ से मतलब लगाए हुए हैं देखने वाले को। तो इसको कोई इधर से, कोई ऊपर से देख रहा है, कोई दाहिना तरफ से देख रहा है, कोई बाएं तरफ से देख रहा है, कोई सामने से देख रहा है। तो आइए इसको हम एक चीज़ पहले देख लेते हैं। अगर दोनों हाथ, दोनों टांग, मतलब लिम्ब कहते हैं, तो 2 हाथ में और दोनों टांग में लगेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि इस तरह से यहाँ बनाए। यहाँ अगर ये क्या है? लेफ्ट आर्म, ये क्या हो जाएगा? राइट आर्म। अगर ये राइट लेग है तो ये लेफ्ट लेग होगा। तो यहाँ से इसको मिलाते हैं और इससे इसको मिलाते हैं तो ऐसा बनता है। यदि इसको हम न्यूट्रल करते हैं, राइट लेग न्यूट्रल होता है, तो अगर ये न्यूट्रल है, इसको हटा दें तो ये भी पॉइंट आ जाएगा कहाँ? इस पर। ये पॉइंट आ जाएगा कहाँ? यहाँ। तो शायद ऐसा बनेगा, यहाँ रहेगा, ऐसा बनेगा। मतलब ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है और ये लेफ्ट लेग है। ऐसा बन जाएगा।
एगो हट गया तो अब ई भी जो है सो इस पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, ये छट गया, तो ऐसा बन गया। तो इसका मतलब जो इस दोनों के लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को, इस दोनों को मिलाने से, मतलब इधर से जो देख रहा है इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो रीड कर रहा है उसको लीड 1 कहते हैं। ये लीड 1 बना, ये राइट आर्म और लेफ्ट लेग से जो बना उसको लीड 2 कहते हैं, और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग से जो बना उसको लीड 3 कहते हैं। अब देखिए लीड 1, लीड 2, लीड 3 समझ रहे हैं आप, ये आपके हार्ट को देख रहा है। अब देखिए, अब वो चीज़ इस पर हम बनाते हैं, वही चीज़ को यहाँ बनाते हैं, थोड़ा इस सबको हटा देते हैं हम। अब समझिए, अब इस चीज़ को कहाँ पर बैठाएंगे, अब इसी चीज़ को यहाँ बैठाते हैं। तब देखिए ऐसा था ना कि इधर से देख रहा था, है ना, और यहाँ एक पॉइंट है, ये देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो लीड 1 यहाँ है, लीड 2 इधर से है और लीड 3 इधर से है। आपके हार्ट को देख रहा है। तो ये कहाँ से देख रहा है? ऊपर से। ये किधर से देख रहा है? दाहिने तरफ से। ये किधर से देख रहा है? बाएं तरफ से। आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रहा है। आइए अब इसी चीज़ को यहाँ समझते हैं कि लिख दें तो फिर क्लियर रहेगा। आइए इस पर कि जो बाइपोलर लिम्ब लीड है वो कौन कौन है, वो आपको लीड 1 है, जो कैसे हुआ, ये हुआ लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म से बना, जिसका क्या है, ये होता क्या है, तो इसका जो है फंक्शन है आप जानते हैं कि ये क्या करता है, ये सुपीरियर, ऊपर में था देखिए अभी तुरंत, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का ऊपर से देख रहा है। और जो सेकेंड लीड है ये क्या बना, ये राइट आर्म, ये बना है राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग से। ये क्या देख रहा है, ये राइट एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। ये राइट साइड से देख रहा है। और जो लिम्ब 3 है ये बना है लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग्स। ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट साइड से देख रहा था, लेफ्ट साइड ऑफ, यही लिख दें तो अच्छा है, लेफ्ट एस्पेक्ट, पहलू, एस्पेक्ट मतलब पहलू, एस्पेक्ट ऑफ या किनारा ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब आप समझ गए कि जब ये आपका दिल है, ये आपका दिल है, तो दिल के ऊपर से जो इधर ऊपर से देख रहा है वो लीड 1 है, जो दाहिने तरफ से देख रहा है वह लीड 2 है, जो बाएं तरफ से देख रहा है वह लीड 3 है। अब आप यहाँ तक जब पहुँच चुके हैं निश्चित रूप से आप अगली बात को समझ पाएंगे। ये बात आप समझ लिए तो आइए अगली बात देखते हैं, वो क्या है, वो है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। तो लिम्ब की बात है, हाथ पैर की बात है, तो उसमें होगा AVR। ये राइट आर्म है, RA मतलब राइट आर्म। ठीक है, ये क्या है, ये राइट आर्म है, लिख देते हैं राइट आर्म। दाहिने हाथ में जो लगाने से
राइट दाहिना हाथ में जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं उससे जो ये आपको डाटा मिलता है ईसीजी पेपर पर, उसमें रहेगा AVR लिखा हुआ, उसको यानी कि राइट आर्म वाला है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट, ऑगमेंटेड वोल्टेज, या कहीं पर रहता लिखा हुआ वेक्टर, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, AVR AVL। इसका मतलब हुआ लेफ्ट आर्म, ठीक है, लेफ्ट आर्म, ठीक है। एक है AVF, इसको कहते हैं LL लेफ्ट लेग, या लेग यहाँ पर ये फुट रहता है इसीलिए F लिया है। यहाँ जो AVF है ना ये लेफ्ट फुट के लिए है, ठीक है। आइए अब यहाँ ये तीन ही होता है। अगर इसको फुल फॉर्म अगर कहते हैं तो ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट है, ठीक है। आइए अब ये बात अब आप समझ गए, 3 उधर देखे थे 3 इधर, अब 6 चेस्ट में होता है। ये 6 आपको हो गया लिम्ब का, हाथ पैर का 6 और चेस्ट का 6, 6 6 12 गो लीड्स को जब आप समझेंगे जो ईसीजी पेपर पर आपको रीड करने को मिलेगा तो फिर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए अब उस चीज़ को समझते हैं कि अब ये जो यूनिपोलर है तो ये भी है यूनिपोलर ही, यूनिपोलर, लेकिन अब ये यूनिपोलर में चेस्ट लीड है, ठीक है, चेस्ट लीड्स, यानी कि इस चीज़ को दूसरे रूप में कहेंगे प्रीकार्डियल। तो इसको क्या कहेंगे? प्रीकार्डियल, प्रीकार्डियल लीड्स, उसी का नाम है, इसी का नाम है प्रीकार्डियल लीड्स। आइए किसी ने पूछा इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, तो चलिए आइए लिख देते, एक का लिख देंगे समझ में आ जाएगा। इसका होता है ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट। आपको कहीं कहीं पर इस वोल्टेज की जगह पर वेक्टर भी मिलता है, एक ही बात है, ठीक है, तो समझ लीजिए। आइए तो ये जो V1 है, पहली बात कि V1 लगता कहाँ है ये भी देख लें। तो V1 लगता है 4th ICS इंटरकोस्टल स्पेस में एंड राइट साइड ऑफ स्टेर्नम, ठीक है। अब दूसरी बात, V1 कहाँ लगता है? तो ये लगता है 4th इंटरकोस्टल स्पेस, ICS का फुल फॉर्म इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट ऑफ स्टेर्नम, हो गया। V3 कहाँ लगता है? ये लगता है मिडवे बिटवीन V2 एंड V4, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब आइए यहीं पर लिख देते हैं वो भी कि V4 कहाँ लगता है? V4 ये लगता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, तो 5th ICS इंटरकोस्टल स्पेस। और ये कहाँ लगता है मालूम है? ये लगता है मिड क्लेविक्युलर लाइन,
मिड क्लेविकुलर लाइन में। और V5 कहाँ लगता है? ये भी लगता है 5th ICS में, लेकिन ये लगता है एंटेरियर एक्जिलरी लाइन। एक्जिलरी मतलब कांख, ऑक्सिलियरी वर्ब सहायक वो अलग चीज़ है, ये एक्जिलरी है, एक्जिलरी लाइन। और V6 जो है यह भी 5th ICS में ही लगता है, लेकिन ये मिड एक्जिलरी लाइन में लगता है। अच्छा, इस चीज़ को बेहतर से समझने के लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये चीज़ देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये आपका चेस्ट कैविटी है, रिब्स है, छाती की हड्डी है। ठीक है, दिखाई पड़ रही है स्पष्ट? देखिए इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, सो देखिए इसमें आप ये हार्ट को देख रहे हैं, आपका हार्ट ये है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, ये आपका हार्ट है। देखें, ये जो हम लाइन किए हैं ये हार्ट है। अब कहिए यहाँ तक आए हैं? हाँ, ये स्टेर्नम है आपका, ये वाइट वाइट जो देख रही है स्टेर्नम है। ठीक है, तो स्टेर्नम है तो दाहिना तरफ हार्ट तो नाम मात्र है, लेकिन हार्ट तो बाएं तरफ है। देखिए ना, इतनी तो हिस्सा इधर है, बाद बाकी तो बाएं तरफ, इसीलिए कहते हैं हम लोग के हार्ट जो है बाएं तरफ है। ये आपका हार्ट है। इस हार्ट को, इस हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए अब देखिए क्या सब कर रहे हैं। तो V1 V2 जो लगाते हैं वो इस पर यहाँ समझेंगे। पहले तो इसको समझते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये रीढ़ की हड्डी है, कहते हैं रीढ़ की हड्डी, रिब्स है, ये रिब्स है, छाती की हड्डी है। देख रहे हैं ना? तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हड्डी देख ली। इसी तरह से इसमें भी है ना, ये क्या है? छाती की हड्डी है, रिब्स है। अब आइए इसमें एक चीज़ को समझते हैं कि इस दो रिब्स के बीच में स्पेस है। ये स्पेस क्या है? तो ये दोनों रिब्स है, इस रिब्स के बीच में ये, इसको कहते हैं फर्स्ट ICS, ये सेकेंड ICS, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ये इसी को कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस दोनों तरफ है इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन इसको क्लियर समझें, ये हो गया 1 2 3 4। यहीं पर स्टेर्नम के दाहिने साइड में लगता है V1। छाती पर जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यहाँ स्टेर्नम के बस शक्लें लगाते हैं। और सामने में ये भी वही चीज़ है, देखिए ना कि इसका होगा 1 2 3 4, तो यहीं पर निकलेगा V2। तो V1 V2 यहाँ लगाते हैं हार्ट के पास। ठीक है, अब जो हम लोग V3 लगाएंगे, तो V3 लगाने से पहले V4 को लगाते हैं। तो यही है मिड क्लेविकुलर लाइन। ये जो देख रहे हैं ना, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, इधर भी कॉलर बोन है, तो इसका बीचों बीच शायद यहाँ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा V4, ये दोनों के मिडवे में है, यहाँ V3 लग जाएगा। ठीक है, तो आपको V1 V2 V3 V4 लगाने के लिए आप छाती पर सीख गए। अब हे इसको कहते हैं ऑक्सिलियरी। अब देखिए एक्जिलरी मतलब सहायक होता है, हेल्पर होता है। एक्जिलरी कहते हैं कांख को, आर्म पीठ को। तो एक्जिलरी का जो आगे वाला है इसको कहते हैं एंटेरियर एक्जिलरी, बीच वाला को कहते हैं मिड एक्जिलरी, और इधर जो कहते हैं पीछे इधर, तो उसको पोस्टीरियर एक्जिलरी।
तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पहले एंटीरियर में लगाते हैं एक, तो एंटीरियर में जो लगाते हैं वो V5 है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है। आई कांख के सामने जो लगाते हैं वो उसको लगाते हैं V6। लेकिन याद रहे, दो चीज़ को देख करके लगाते हैं, कोई भी लीड्स लगा है तो दो चीज़ को देख करके, क्या क्या लगा है, इंटरकोस्टल स्पेस, तो ये 4th पर लगा है, किस पे लगा है, 4th पर, और किस साइड लगा है, तो स्टेर्नम के राइट साइड। ई जो लगा है, ई भी लगा है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, किस साइड लगा है, तो लेफ्ट साइड। V3 कहाँ लगा है, तो दोनों के बिटवीन में, V2 और V4 के बिटवीन में। लेकिन V4 कहाँ लगा है, तो ये लगा है 5th इंटरकोस्टल में, 5वां में। V4 कहाँ लगा है, 5th इंटरकोस्टल में, और कहाँ, और मिड क्लेविकुलर लाइन में। दो गो चीज़ को देख देख करके सब लगा हुआ है। 5वां कहाँ लगा हुआ है, तो पहली बात इंटीरियर में लगा हुआ है, मतलब इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगा हुआ है। लेकिन किस इंटरकोस्टल में, तो ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। ये भी 5th वाला है, ये भी 5th वाला है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। लेकिन ये मिड एक्सिलरी लाइन है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन है। शायद समझ गए होंगे। यहाँ हम लोग लीड्स को लगाते हैं, फिर ECG करते हैं। इस बात को जब समझे तो फिर से अब आइए इसी पोजीशन पर जहाँ थे, कि आप ये सारी बात को समझ गए कि कहाँ क्या है। जब इस बात को समझे हैं तो एक बात को और समझ लीजिए तो बेहतर होगा, वो ये कि कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल अब जानते हैं कार्डियक साइकिल, तो यहाँ पर बताते हैं। 0 पॉइंट, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड का, ठीक है, 0.1 सेकेंड का। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह टाइम लेता है 0.3 सेकेंड का, ठीक है, लिख दिए सेक। और दोनों जो रिलैक्स होता है तो यहाँ से यहाँ तक ये 0.4 सेकेंड जो है ये दोनों रिलैक्स होता है। अब लिखते हैं कि ये क्या था, ये था एट्रियम या एट्रिया कहें, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्या है ये जॉइंट रिलैक्स है, दोनों मिल के रिलैक्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर आप निकालिए कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 0.1 सेकेंड लेता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड लगता है, और दोनों जो रिलैक्स होता है वह 0.4 सेकेंड उसको टाइम लगता है। आइए और देखते हैं। अब अगर इसको, इस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर दें, अगर कन्वर्ट करना चाहें मिली सेकेंड में तो ये 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। कितना, 100 एमसेक मिली सेकेंड। पहली बात ये हो जाएगा 300 एमसेक मिली सेकेंड, है ना, 3 सेकेंड। ये हो जाएगा 400 एमसेक मिली सेकेंड, ठीक है। तो 3 1 4 4 800 मिली सेकेंड मतलब 0.8 सेकेंड, या 3 1 4 4 8, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 0.8 सेकेंड या 4 4 800 मिली सेकेंड टाइम लगता है हार्ट को चलने में, सिकुड़ने से लेकर के फैलने तक
हार्ट का जो काम होता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। ये 1 कार्डियक साइकिल है। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनता है सो देखिए। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितना देर लगा? 0.1 सेकेंड। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, कितना सेकेंड लगा? 0.1 सेकेंड। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करने में लगा तो एट्रियम को रिलैक्स होने में कितना लगेगा? तो 0.8 सेकेंड में से घटा दीजिए। इतने देर कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद बाकी तो ये तो वेंट्रिकल का न है, एट्रियम इतने देर कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद बाकी क्या है? ये रिलैक्स का। भले यहाँ दोनों का है, लेकिन यहाँ तक तो यही तो सिर्फ कर रहा है, तो इसको लिखते हैं 0.7 सेकेंड रिलैक्स करने में टाइम लगता है। कौन लेता है? एट्रियम। जब बात आती है वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना लेता है टाइम? देखिए 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकल जो है रिलैक्स कितना देर में करेगा? तो आप खुद जानते हैं कि पूरे 0.8 होता है, उसमें से 0.3 को घटा देंगे, क्योंकि इस टाइम में तो ये रिलैक्स कर रहा होगा। कौन? वेंट्रिकल। तो इसी, क्योंकि इधर भी टाइम भी उसका रिलैक्स का है, उधर भी टाइम का, तो यानी कि 0.3 सेकेंड ये लेता है, तो 0.8 में से घटाएंगे तो 0.5 सेकेंड ये जो है वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। दोनों मिल के कितना देर से रिलैक्स करता है? तो 0.4 सेकेंड। इसलिए जॉइंट रिलैक्स है। अलग अलग में तो अब कहिए वेंट्रिकल से ज़्यादा रिलैक्स इसको मिलता है 0.7 सेकेंड। हाँ, चूँकि यही तो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये बाद बाकी यहाँ भी रिलैक्स है, यहाँ भी रिलैक्स है। लेकिन ये क्या करता है? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कमे न इधर सब मिला करके ये 0.5 सेकेंड जो है रिलैक्स में लिया, और जॉइंट वाला 0.4 सेकेंड का है। अब आइए, अब इस बात को समझिए यहाँ पर कि आपका एक तरीका और उसको समझ लीजिए ऐसे। ये सर्कल है, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको 8 भाग में पहले ये बांट दे तो बढ़िया है। इसको कितने पार्ट में बांट देते हैं? 8 पार्ट में। क्यों बांट दिए? क्योंकि 0.8 सेकेंड 1 कार्डियक साइकिल का होता है, इसीलिए ये बांट दिए इसमें। अच्छा रहेगा समझने में, लगभग होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, मतलब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें लगता है 0.1 सेकेंड। जिस समय में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय में सब शिथिल पड़ा हुआ है, सिर्फ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सब शिथिल का मतलब क्या? रिलैक्स कर रहा है इधर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सब रिलैक्स कर रहा है। इतना सेकेंड में 0.1 सेकेंड के लिए सभी रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के, इसीलिए इसको लिखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहीं तक ना, ये 0.7 सेकेंड रिलैक्स में। कौन? अभी हम इसकी बात किए हैं, एट्रियम की। अब आइए हम कलर चेंज करते हैं। अब ये जो 1 2 3 यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ई पार्ट, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, भी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको जो है 0.3 सेकेंड लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। अब इसके बाद से ही रिलैक्स होना शुरू हो गया, लेकिन ये रिलैक्स तो यहाँ तक होगा ना? नहीं होगा,
क्योंकि इससे तो इसको नहीं, ये तो अपना चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसीलिए चूँकि एगो 1 सेकंड का है, 0.1 सेकंड का, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, एक घर जो है ईच बॉक्स इज 0.1 सेकंड। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कॉन्ट्रैक्ट किया इतना सेकंड लिया, तो रिलैक्स होने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिलैक्स हो रहा है 0.5 सेकंड में, लेकिन 3 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रिलैक्स तो यहाँ से हो रहा है वहाँ तक। अब आइए दोनों मिल के कहाँ से कहाँ तक रिलैक्स हो रहा है, दोनों मिल करके, तब तो आपको आना पड़ेगा ये यहाँ पर, कहाँ पर कि देखिए यहाँ से तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रिलैक्स कर रहा है, यहाँ तक तो कौन कर रहा है, यही कर रहा है, एट्रियम कर रहा है, और वेंट्रिकल तो है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ई तो यहीं तक आता है। तो दोनों जहाँ तक जाता है वो यहीं तक है। उधर जाएंगे तो उधर तो वेंट्रिकल है रिलैक्स वहाँ तक, लेकिन एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक के साथ दोनों काम थोड़े ना होगा। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, एक ही साथ सांस लेना और छोड़ना, एक बार लेगा तब नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0.4 सेकेंड है, ये दोनों रिलैक्स कर रहा होता है, जिसको यहाँ पर दिखाए हैं। ये चीज़ जो है दोनों जो रिलैक्स, इसी को जॉइंट रिलैक्स कहते हैं, ये जॉइंट रिलैक्स है। ये जो पीला कलर का देख रहे हैं, येलो कलर का, चूँकि यहाँ तो एट्रियम, चूँकि एट्रियम तो यहीं से आ रहा है, रिलैक्स कर रहा है, लेकिन वो तो अकेले नहीं कर रहा था। यहाँ से एट्रियम भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, एट्रियम भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, लेकिन एट्रियम का रिलैक्स यहाँ ख़त्म हो गया, वेंट्रिकल का रिलैक्स यहाँ तक आया, तो दोनों ने ना हुआ। तो दोनों तो यहीं से नहीं यहीं तक में रह गया, दोनों यहीं से यहीं तक में सिमट गया। समझे या नहीं? चलिए अब इस बात को यदि समझे तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें। चूँकि आप लोग पिछली क्लास में भी इससे संबंधित बातें समझ चुके हैं। आइए अब इस बात को अगर आप समझे हैं कि ये कार्डियक साइकिल को समझे, अब देखिए एक बात यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है। ये कार्डियक साइकिल को जब समझ गए हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ एक इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ये 0.3 सेकंड था, ये लिख देते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 3 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये चला गया, एक ईसीजी है, 1 कार्डियक साइकिल है। यहाँ से ले करके यहाँ तक आने में उसको, यहाँ तक आने में 0.8 सेकेंड लगा, ठीक है। इसी को कहते हैं 1 कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं इसको? 1 कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब आइए इस बात को समझते हैं। ये जो देख रहे हैं आप पी वेव, इसको कहते हैं पी वेव, इसको क्या कहते हैं? क्यू वेव, इसको आर वेव, इसको एस वेव, इसको टी वेव है ये, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पी वेव बनता है। हाँ, तो हार्ट का कौन सा? एट्रियम। जब हार्ट का, ये देखिए, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है ये। तो जब ई वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो 0.1 सेकेंड लेगा, 0.1 सेकेंड लेगा। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह 0.1 सेकेंड होना चाहिए, ये ड्यूरेशन में
ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब जब निचला कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वाला, तो 0.3 सेकेंड मीन्स ये हुआ कि आपका यहाँ से अब जो यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यह 0.3 सेकेंड लगना चाहिए। अब जो बोथ रिलैक्स कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट इसका था, जब दोनों रिलैक्स करेगा तो दोनों रिलैक्स करेगा तो आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ से 0.4 सेकेंड यहाँ तक लगेगा। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर का वाला दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया 0.3 सेकेंड, दोनों रिलैक्स हुआ 0.4 सेकेंड, 1 कार्डियक साइकिल हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स रहता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स, ऐसे हार्ट चलता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया कितना, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये अब बना क्या, पी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो पी वेव बनता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, जब रिलैक्स करता है तो टी वेव बनता है। अब देखिए यहाँ कहिए जब ये कि यहाँ एक गो बना P8 हो, यहाँ क्यों नहीं Q8 हो बना, लेकिन नहीं, जब ये करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है और इसमें टी बनता है। तो आगे बढ़ेंगे ना। तो अब एक चीज़ को देख लें कि लीड को क्या देखते हैं, तो द कनेक्शन बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म इज लीड 1। हाँ, तो ये लीड 1 को हम लोग रीड करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, क्योंकि लीड 2 ही सबसे नज़दीक से देखता है हार्ट को अच्छे ढंग से, इसीलिए उसमें अगर कहीं गड़बड़ी है तो यही बता देगा, और तो बताने के लिए है ही। आइए हम देखते हैं आगे, और ये लीड 3 तो है ही। फिर आइए इस पर कि पी वेव को पहले समझ लें तो फिर आगे बढ़ेंगे। पी वेव, तो द पी वेव इज द फर्स्ट वेव इन द ईसीजी। ईसीजी में पहला वेव है, अभी देखें आप। It is inscribed when the impulse generated in the साइनोएट्रियम, मतलब एट्रियल नोड। ऐसे नोड का मतलब जो पेस मेकर होता है, इसी को पी सेल कहते हैं। वहाँ से जो फिर जिससे इलेक्ट्रिक पास करता है जिसको करके, उसको वहाँ फिर टी सेल कहते हैं, पी सेल टी सेल। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जो है उसी नोड को कहते हैं स्प्रेड्स थ्राउट द 2 एट्रिया। दोनों एट्रिया में जो इलेक्ट्रिकल मतलब सिग्नल पास होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करता है, वह ऐसे नोड से जनरेट होता है, ऐसे जनरेट से होता है और यह आगे बढ़ता है। तो उसी समय में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को न रीड करता है, उसी सिग्नल को न रीड करता है कौन, ईसीजी मशीन। तो वही ने छाप के देता है, तो पी वेव बनता है। पी कब बना, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, ऐसे नोड पर इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ ऐसे नोड से। ऐसे नोड जो पेसमेकर है वो जो है सो फिर क्या किया, इलेक्ट्रिक को कहाँ, पूरे एट्रिया में भेज दिया। नॉर्मली द पी वेव हैज अ राउंडेड पिरामिडल है अपीयरेंस एंड इज अप्रोक्सीमेटली 0.11 सेकेंड, यानी कि 110 मिली सेकेंड टाइम लेता है। इन ड्यूरेशन, समय कितना लेता है पी वेव बनने में, तो 0.1 सेकेंड अभी बताएं। लगभग में है, घटना बढ़ना थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो रेंज भी अभी बताएंगे। इट्स एम्पलीट्यूड, इसकी जब ऊंचाई है, डज नॉट एक्सीड 2.5 mm, 2.5 mm से अधिक इसकी ऊंचाई नहीं हो सकती। जैसे यहीं पर समझिए आप इस बात को, अगर इस तरह से पी वेव बना, ये पी वेव बना, तो इसकी ऊंचाई जो है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई
2.5 mm से अधिक नहीं हो सकता, इसको याद रखना है। और टाइम जो लेगा यहाँ से यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन वो है 0.1 सेकेंड या 0.11 सेकेंड, तो 110 मिली सेकेंड होगा या 100 मिली सेकेंड ये होगा। ये आपको याद रखना है कि पी वेव अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा भी नहीं होना चाहिए, पी वेव एब्सेंट भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या देखें आप? पहली बात ईसीजी में देखेंगे पी वेव है कि नहीं, प्रेजेंट है तो ठीक है, प्रेजेंट है तो कहीं मोटा तो नहीं गया है, फैल गया है, या सिकुड़ तो नहीं गया, छोटा हो गया, या उलट तो नहीं गया है, इन्वर्ट हो गया है, या पी वेव एब्सेंटे तो नहीं हो गया है। इस सब चीज़ को देखेंगे। आइए तो पी वेव की बात देखें कि पी वेव ऐसा तो नहीं कि पी वेव ऐसा बन गया, या तो ऐसा नहीं कि पी वेव ऐसा बन गया, या तो नहीं ऐसा कि पी वेव ऐसा बन गया, ये सिर्फ या पी वेव बना ही नहीं, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइए अब आते हैं इस पर कि हाँ इस चीज़ को देखें तो अब आप ये समझ रहे हैं कि पी वेव कब बनता है? जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पी वेव बनता है। और पी वेव अब अगले पार्ट में इस चीज़ को बताएंगे कि पी अगर एब्सेंट है तो क्या वो डिसफंक्शन है, किस चीज़ का, या फ्लैट हो गया है, या फिर जो भी बात बोले हैं, तो ये सब चीज़ को अगले पार्ट में बताएंगे। और दूसरी बात फिर क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है, टी वेव है, फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, फिर इंटरवल है, फिर सेगमेंट है, ये सारे चीज़ अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो बने रहें। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस मैथमेटिक्स मास्टरमाइंड मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो छूटे नहीं, आने वाले वीडियो को आप देख सकें। यहाँ तक जब देखे हैं तो अगला भी देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बातें समझ में भी आएगी।